आज है अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण क्लास 9 से ग्रेविटेशन। ओके, सो अध्याय 8 तथा 9 में हमने वस्तु की गति के बारे में तथा बल को गति के कारण रूप में अध्ययन किया है। ठीक है, हमने सीखा है कि किसी वस्तु की चाल या गति की दिशा बदलने के लिए बल की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? बल की, यानी फोर्स की। ठीक है, हम सदैव देखते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वह पृथ्वी की ओर गिरती है। हम जानते हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इन सभी अवस्थाओं में वस्तुओं पर, ग्रहों पर तथा चंद्रमा पर लगने वाला कोई बल अवश्य होना चाहिए। ठीक, आइजैक न्यूटन इस तथ्य को समझ गए थे कि इन सभी के लिए एक ही बल उत्तरदायी है। इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, इस अध्याय में हम गुरुत्वाकर्षण तथा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। हम पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के अंतर्गत वस्तुओं की गति पर विचार करेंगे। हम अध्ययन करेंगे कि किसी वस्तु का भार एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार परिवर्तित होती है, यानी कि बदलता है। ठीक है, द्रवों में वस्तुओं के पलवन की शर्तों के बारे में हम भी विचार विमर्श करेंगे। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में देखते हैं कि ग्रेविटेशन आखिरकार होता क्या है। हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी पर चक्कर लगाता है। किसी वस्तु को जब अपनी ओर फेंकते हैं तो वह उस कुछ ऊंचाई पर ऊपर उठती है, ऊपर पहुंचती है और फिर नीचे की ओर गिरने लगती है। कहते हैं कि जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक सेब उन पर गिरा। ठीक है, तो एक सेब उन पर गिरा। सेब के गिरने की क्रिया ने न्यूटन को सोचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सोचा कि यदि पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है तो क्या चंद्रमा को आकर्षित नहीं कर सकती? क्या दोनों स्थिति में वही बल अपनी ओर लगा रहा है? उन्होंने अनुमान लगाया कि दोनों अवस्थाओं में एक ही प्रकार का बल उत्तरदायी है। ठीक है, उन्होंने तर्क दिया कि अपनी कक्षा के प्रत्येक बिंदु पर चंद्रमा किसी सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करता है। ठीक है, वरन पृथ्वी की ओर गिरता रहता है। ठीक है, अतः यह अवश्य पृथ्वी द्वारा आकर्षित होता है, लेकिन हम वास्तव में चंद्रमा को पृथ्वी की ओर गिरते हुए नहीं देखते हैं। आइए चंद्रमा की गति को समझने के लिए क्रियाकलाप करें। तो धागे का एक टुकड़ा लीजिए, इसे अपने सिर के इसे एक सिरे पर एक छोटा पत्थर बांधिए, इसके एक सिरे पर। ठीक है, धागे के दूसरे सिरे को पकड़िए और पत्थर को वृत्ताकार पथ में घुमाइए। ठीक है, पत्थर की गति को देखिए। अब धागे को छोड़िए, भी पत्थर की गति किस दिशा में जाएगी ये देखिए, इस प्रकार से। ठीक है, जैसे यहाँ पे किया जा रहा है। धागे को छोड़ने से पहले पत्थर एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ में गति करता है तथा प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती है। दिशा के परिवर्तन में वेग परिवर्तन या त्वरण सम्मिलित होता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, जिस बल के कारण यह त्वरण होता है, यानी जिस भी फोर्स के कारण यह एक्सेलरेशन होता है तथा जो वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है, वह बल केंद्र की ओर लगता है। इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? अभिकेंद्र बल। इंपॉर्टेंट है। इस बल की अनुपस्थिति, अब्सेंस में पत्थर एक सरल रेखा में मुक्त रूप से गतिशील हो जाता है। यह सरल रेखा वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, इसे भी जाने। वृत्त पर स्पर्श रेखा, कोई सरल रेखा जो वृत्त से केवल एक ही बिंदु पर मिलती है, वृत्त पर स्पर्श रेखा कहलाती है। इस चित्र में सरल रेखा ABC है। ठीक है, और वृत्त के बिंदु B पर स्पर्श है। ठीक, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण, अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है। ठीक है, यदि ऐसा कोई बल न हो तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखा पथ पर ही चलता रहेगा। इसीलिए चंद्रमा हमारे चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ठीक है, यह देखा गया है कि गिरता हुआ सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। ठीक है, उसकी ओर आता है, यानी कि क्या सेब भी पृथ्वी की ओर आकर्षित करता है? यदि ऐसा है तो हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते क्यों नहीं देखते हैं? ठीक है, गति के तीसरे नियम के अनुसार सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है, लेकिन गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, पृथ्वी की अपेक्षा सेब का द्रव्यमान नगण्य है, इसलिए हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते नहीं देखते हैं। इसी तर्क का विस्तार यह जानने के लिए कीजिए कि पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करता है। ठीक है, हमारे सौर परिवार में, ठीक, हमारे सौर परिवार में
सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यानी उसके चारों चक्कर लगाते हैं। पहले की भांति तर्क करके हम यह कह सकते हैं कि सूर्य तथा ग्रहों के बीच एक बल विद्यमान है, एक फोर्स विद्यमान है। यानी उपरोक्त तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि केवल पृथ्वी ही सेब और चंद्रमा को आकर्षित नहीं करती, बल्कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, वस्तुओं के बीच यह आकर्षण बल जो है यही क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण। इंपॉर्टेंट है, वस्तुओं के बीच आकर्षण बल ही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अब अगली हेडिंग आती है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा दिशा में लगता है। यहाँ पे देख सकते हैं F फोर्स इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। ठीक है, किन्हीं दो एक पिंडों के बीच समान गुरुत्वाकर्षण बल उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में निर्देशित होता है। आइजैक न्यूटन के बारे में पढ़ लेते हैं। आइजैक न्यूटन का जन्म इंग्लैंड के ग्रेथम के निकट वुलथोर्पे में हुआ था। ठीक है, विज्ञान के इतिहास में वह प्रायः सबसे अधिक मौलिक तथा प्रभावशाली सिद्धांतवादी के रूप में जाने जाते हैं। वे एक निर्धन कृषक परिवार में जन्मे थे। ठीक है, लेकिन वे खेती के काम में कुशल नहीं थे। 1661 में शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेजा गया। सन 1665 में कैम्ब्रिज में प्लेग फैल गया। ठीक है, और न्यूटन को एक वर्ष की छुट्टी मिल गई। ऐसा कहा जाता है कि इसी वर्ष उनके ऊपर सेब गिरने की घटना घटित हुई थी। इस घटना में न्यूटन को चंद्रमा और उसी कक्ष में बनाए रखने वाले बल तथा गुरुत्व बल के बीच संबंध की संभावना की खोज करने के लिए को प्रेरित किया। ठीक है, इसी चीज ने, तो इससे उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम खोज निकाला। विशिष्ट बात यह है कि उन्हें पहले भी बहुत से महान वैज्ञानिक गुरुत्व के बारे में जानते थे, किंतु वे उसके महत्व को समझ में असफल रहे। ठीक है, न्यूटन ने गति के सुप्रसिद्ध नियमों का प्रतिपादन किया। उन्होंने प्रकाश तरंग तथा रंगों के सिद्धांतों पर कार्य किया। ठीक है, कार्य किया। उन्होंने खगोलीय प्रेक्षणों के लिए खगोलीय दूरदर्शी की रचना की। न्यूटन एक महान गणितज्ञ भी थे। ठीक है, उन्होंने गणित की एक शाखा की खोज की जिसे कलन, ठीक है, कैलकुलस कहते हैं। इसका उपयोग उन्होंने यह सिद्ध करने के लिए किया कि किसी एक समान घनत्व वाले गोले के बाहर स्थित वस्तुओं के लिए गोले का व्यवहार इस प्रकार का होता है जैसे कि उसका संपूर्ण द्रव्यमान जो है, उसका पूरा द्रव्यमान उसके केंद्र पर स्थित हो। ठीक है, अपने गति के 3 नियमों तथा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से भौतिकी विज्ञान के ढांचे को बदल दिया। 17वीं शताब्दी की प्रमुख वैज्ञानिक क्रांति के रूप में न्यूटन ने कॉपर्निकस, केपलर, गैलीलियो तथा अन्य के योगदान को अपने कार्यों के साथ एक नए शक्तिशाली संश्लेषण के रूप में सम्मिश्रित किया। ठीक है, यह एक विशिष्ट बात है कि उस समय तक गुरुत्वीय सिद्धांत का सत्यापन नहीं हो सका था, यद्यपि उसकी सत्यता के बारे में कोई संदेह नहीं था। इसका कारण था कि न्यूटन का सिद्धांत ठोस वैज्ञानिक तर्कों पर आधारित था और गणित से उसकी पुष्टि भी की गई थी। इससे यह सिद्धांत सरल एवं परिष्कृत हो गया। ये विशेषताएं आज भी किसी अच्छे वैज्ञानिक सिद्धांत के लिए उपेक्षित हैं। ठीक है, अब देखते हैं न्यूटन के व्युत्क्रम वर्ग नियम का। ठीक है, ग्रहों की गति में अध्ययन में सदैव ही हमारी गहरी रुचि रही है। 16वीं शताब्दी तक अनेक खगोलीय शास्त्रियों ने ग्रहों की गति से संबंधित बहुत से आंकड़े एकत्रित कर लिए थे। जोहान्स केपलर ने इन आंकड़ों के आधार पर 3 नियम व्युत्पन्न किए। ठीक है, इन्हें केपलर के नियम कहा जाता है। ये नियम इस प्रकार है। पहला, प्रत्येक ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्तीय होती है और सूर्य इस दीर्घवृत्त में एक फोकस पर होता है। ठीक है, जो कि निम्न चित्र में देखा गया है। इस चित्र में सूर्य की स्थिति को O से दर्शाया गया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इसका कि सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। इस प्रकार यदि A से B तक गति करने में लगा समय C से D तक गति करने में लगे समय के बराबर हो तो क्षेत्रफल OAB यानी OAB जो है तथा क्षेत्रफल OCD बराबर हो जाएंगे। ठीक है,
थर्ड पॉइंट इसका है कि सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी r यानी का घन उस ग्रह के सूर्य के परितः परिक्रमण काल यानी t के वर्ग के समानुपाती होता है, ठीक है, अथवा r³/t² स्थिरांक, ठीक है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि ग्रहों की गति की व्याख्या करने के लिए केपलर कोई सिद्धांत प्रस्तुत नहीं कर सके। न्यूटन ने ही यह दिखाया कि ग्रहों की गति का कारण गुरुत्वाकर्षण का वह बल है जो सूर्य उन पर लगाता है। न्यूटन ने केपलर के 3 नियम का उपयोग गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन करने में किया। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के साथ घटता जाता है। एक सरल तर्क इस प्रकार है, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ग्रहों की कक्षाएं वृत्ताकार है। मान लीजिए कि कक्षीय वेग v यानी तथा ग्रह की कक्षा की त्रिज्या r है, तब परिक्रमा करते हुए ग्रह पर लगने वाला बल जो है क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल हो जाएगा v2/r के, ठीक है। यदि परिक्रमण काल t है तब v = 2πr/t हो जाएगा, अर्थात v2 प्रोपोर्शनल हो जाएगा r2/t2 के, ठीक है। इस संबंध को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, v² प्रोपोर्शनल टू 1/r इंटू r³/t²। केपलर के तीसरे नियम के अनुसार स्थिरांक है अथवा v² प्रोपोर्शनल है 1/r के, इसे f प्रोपोर्शनल v² के साथ संयोजित करने पर हमें प्राप्त होता है f प्रोपोर्शनल 1/r², ठीक है। अब है मान लीजिए m तथा कैपिटल M तथा स्मॉल m द्रव्यमान के 2 पिंड A तथा B एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है, ठीक है। चित्र 10.2 में दे रखा है, ठीक। ओके, मान लीजिए 2 पिंडों के बीच आकर्षण बल F है, ओके। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है, अर्थात F प्रोपोर्शनल m इंटू m यानी कैपिटल M इंटू स्मॉल m, ठीक है। दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात F प्रोपोर्शनल है 1/d² के, ठीक है। समीकरण 10.1 तथा 10.2 में हमें प्राप्त होगा F प्रोपोर्शनल है कैपिटल M इंटू स्मॉल m /d² के, या फिर F = g यानी ग्रेविटेशन m कैपिटल M इंटू स्मॉल m /d², ठीक है। जहाँ g एक अनुपातिकता स्थिरांक है, इसे सार्वत्रिक गुणितीय स्थिरांक कहते हैं। ब्रज गुणन करने पर समीकरण 10.4 से प्राप्त होगा F इंटू d² इंटू gm इंटू स्मॉल m, ठीक है, या g = fd² कैपिटल M इंटू स्मॉल m, ठीक है। समीकरण 10.5 में बल, दूरी, द्रव्यमान, मात्रक, विस्थापन प्रतिस्थापन करने पर हमें g के SI मात्रक प्राप्त होंगे जो m² kg - स्क्वायर है, ठीक है। हेनरी कैवेंडिश 1731 से 1810 ने एक सुग्राही तुला का उपयोग करके g का मान ज्ञात किया। g का वर्तमान मान है कितना, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 Nm² kg - स्क्वायर है, ठीक है। हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल विद्यमान होता है। आप अपने तथा अपने समीप बैठे मित्र के बीच लगने वाले इस बल का मान का अभिकलन कीजिए। निष्कर्ष निकालें कि आप इस बल का अनुभव क्यों नहीं करते हैं, इसे भी जानें। इसमें क्या है, यह नियम सार्वत्रिक इस अभिप्राय से है कि सभी वस्तुओं पर लागू होता है, चाहे वे वस्तुएं बड़ी हो या छोटी, चाहे ये खगोलीय हो या पार्थिव। व्युत्क्रम वर्ग F d के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हैं। इस कथन का अर्थ है कि यदि d को 6 से गुणा कर दिया जाए तो f का मान 36वां भाग रह जाएगा, ठीक है। उदाहरण जो है 1 एक पृथ्वी का द्रव्यमान 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम है तथा चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 इंटू 10⁻22 किलोग्राम है। यदि पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर है तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिकलन कीजिए। तो g = 6.7 इंटू 10⁻11 Nm² kg - स्क्वायर
इसका अगर हम आंसर निकालते, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, m = 6 × 10⁻24 किलोग्राम, ठीक है। और चंद्रमा का द्रव्यमान जो है वो कितना है, स्मॉल m। तो ये कैपिटल M जो और स्मॉल m जो था, यही था पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M और चंद्रमा का द्रव्यमान स्मॉल m, ठीक है। m = 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम, ठीक है। अब हम देख सकते हैं पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, d × 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं 3.84 × 10⁻5 × 1000 मीटर, ठीक है। इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर इसको हम निकालते हैं तो 10⁸ मीटर आ जाएगा ये। तो हम जी निकालते हैं तो 6.7 × 10⁻11 Nm² Kg-2², ठीक है। तो समीकरण 10.4 से पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल कितना होगा, फोर्स = G M कैपिटल M × स्मॉल m / d²। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं G 6.7 × 10⁻11 Nm² Kg-2 हो जाता है, इंटू कितना हो जाएगा 6 × 10⁻24, जितने जो है पृथ्वी पर उसका वो है द्रव्यमान है और जितना पृथ्वी पर है डिवाइडेड बाय d² हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.02 × 10⁻20 न्यूटन है, ठीक है। अतः पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल 2.202 × 10⁻20 N है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आता है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व, ठीक है। तो इसको देखते हैं, इसमें क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अनेक ऐसी घटनाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है जो असंबद्ध मानी जाती है। नंबर 1, पृथ्वी, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, ठीक है, बल। दूसरा क्या है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। तीसरा क्या है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। चौथा क्या है, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वारभाटा। मुक्त पतन देखते हैं ये क्या होता है, ठीक है, फ्री फॉल यानी मुक्त पतन का अर्थ है, मुक्त पतन का अर्थ जानने के लिए क्रियाकलाप करते हैं, ठीक है। एक पत्थर लीजिए, इसे ऊपर की ओर फेंक दीजिए और एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचता है, तब नीचे गिरने लगता है, ठीक है। हम जानते हैं कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अतः जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती हैं, हम कहते हैं वस्तुएं मुक्त पतन में, ठीक है। क्या गिरती हुई वस्तुओं के वेग में कोई परिवर्तन होता है, गिरते समय वस्तुओं की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। वेग में कोई भी परिवर्तन त्वरण को उत्पन्न करता है जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है। त्वरण कार्य करता है, यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण है, इसीलिए इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ठीक है। इसे स्मॉल जी से निर्दिष्ट करते हैं, ठीक है। स्मॉल जी के मात्रक वही है जो त्वरण के हैं, अर्थात m(s)-21, ठीक है। गति के दूसरे नियम से हमें ज्ञात है कि बल द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल है। मान लीजिए क्रियाकलाप 10.2 में पत्थर का द्रव्यमान स्मॉल m है, ठीक है। हम पहले से ही जानते हैं कि मुक्त रूप से गिरती वस्तुओं में गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण लगता है और इसे स्मॉल जी से क्या करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। इसलिए गुरुत्वीय बल का परिमाण जो होता है F द्रव्यमान का गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, F = mg, ठीक है। यहाँ पे समीकरण भी दे रखा है, इसको देख सकते हैं। अगला है गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन, ठीक है। टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, GMR के मान रखने होंगे। जैसे जी का मान हम देख सकते हैं, पहले भी पढ़ चुका है 6.7, ठीक है, × 10⁻11 Nm² Kg-2। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, m = 6 × 10⁻24 किलोग्राम और पृथ्वी की त्रिज्या r = 6.4 × 10⁻6 मीटर, ठीक है। तो g = क्या हो जाएगा, स्मॉल g = कैपिटल G m/r², ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको फॉर्मूला में रख सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9.8 मीटर/स्क्वायर, ठीक है। अतः पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति,
हम जानते हैं कि मुक्त पतन में वस्तु त्वरण का अनुभव करती है। समीकरण 10.9 से वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला यह त्वरण इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, अथवा इसका अर्थ हुआ कि सभी वस्तुएं खोखली या ठोस, बड़ी या छोटी, एक ही दर से नीचे गिरनी चाहिए। एक कहानी के अनुसार इस विचार की पुष्टि के लिए गैलीलियो ने इटली में पीसा की झुकी हुई मीनार से विभिन्न वस्तुओं को गिराया। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के निकट ग्राम का मान स्थिर है अथवा एक समान त्वरित गति के सभी समीकरण त्वरण यानी ए एक्सेलरेशन जो होता है के स्थान पर जी रखने पर भी मान्य रहेंगे। देखिए अनुभाग 1.5 ये समीकरण है। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी है। ठीक है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। v स्क्वायर इक्वल टू है यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यू एम वी क्रमशः प्रारंभिक और अंतिम वेग है। यहाँ पे s वस्तु द्वारा t समय है में चली गई दूरी है। ठीक है, इन समीकरणों का उपयोग करते समय यदि त्वरण a वेग की दिशा में अर्थात गति की दिशा में लग रहा हो तो हम इसको धनात्मक लेंगे। त्वरण a को ऋणात्मक लेंगे जब यह गति की दिशा के विपरीत लगता है। ठीक है, उदाहरण 10 है 10.2 है। एक कार किसी कागार से गिरकर 0.5 सेकंड में धरती पर आ गिरती है। परिकलन में सफलता के लिए का मान 10 मीटर पर स्क्वायर लीजिए। तो इस पर पूछ रहा है कि धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी। ठीक है, दौरान इसकी औसत चाल क्या होगी, धरती पर कार कितनी ऊंचाई पर है। यहाँ पे टी लेंगे, प्रारंभिक वेग लेंगे, घुटती त्वरण लेंगे और इसको हम फॉर्मूले पहले चाल निकालेंगे तो v इक्वल टू 80 होता है, उसमें डालेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। फिर सेकेंड औसत चाल निकालेंगे तो u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, उस फॉर्मूले में रख के हमारा आंसर आ जाएगा। तय की गई दूरी s है। ठीक है, तो हाफ 80 स्क्वायर में अगर हम इसको रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.25 मीटर। तो धरती पर टकराते समय इसकी चाल कितनी रहेगी 5 मीटर पर सेकेंड और ठीक है 0.5 सेकेंड के दौरान इसकी औसत चाल कितनी होगी 2.5 मीटर पर सेकेंड और धरती की कार की ऊंचाई कितनी होगी 1.25 मीटर। ठीक है, 25 मीटर। तो ये अनदर क्वेश्चन है, हम देख सकते हैं। अगला आता है द्रव्यमान। तो अब देखेंगे द्रव्यमान क्या होता है। मेनली कि जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक उसका जड़त्व भी होगा। ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहता है चाहे वस्तु पृथ्वी पर हो या चंद्रमा पर कहीं पे भी हो, यानी कि उसके जो स्थान जो वो घेरते हैं वही द्रव्यमान होता है। ठीक है, बाहर की बात करें तो हम ये हमें सबको पता ही है कि बाहर क्या होता है लेकिन बाहर क्या होता है डिफरेंट जगहों पर अलग अलग हो सकता है। जैसे चंद्रमा पे अगर बाहर नापेंगे और पृथ्वी पर मापेंगे तो दोनों जगह अलग अलग निकलेगा। तो यही है, तो एफ हम इससे निकाल सकते हैं एम इंटू ए से। ठीक है, और एफ इंटू एम इंटू जी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं अगर हमें भार वगैरह निकालना हो तो किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे देखते हैं। भार मेनली क्या होता है, जिस आकर्षण बल से अपनी ओर खींचती है किसी चीज़ को तो वही भार होता है बेसिकली। तो जैसे पृथ्वी पर होता है जिस आकर्षण बल से वो अपनी ओर खींचती है, वैसे ही पृथ्वी पर चंद्रमा पर भी होता है जिस आकर्षण बल से वो अपनी ओर खींचता है वस्तु को, वो उसका भार होता है। ठीक है, मान लीजिए कि किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है तथा चंद्रमा पर इसका भार WM है। मान लीजिए चंद्रमा का द्रव्यमान MM है तथा इसकी त्रिज्या क्या है RM है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लगाने पर चंद्रमा पर वस्तु का भार कितना होगा कैपिटल M इंटू स्मॉल m। ठीक है, मान लीजिए उसी वस्तु का द्रव्यमान अगर पृथ्वी पर भार निकालना है तो WE है। ठीक है, पृथ्वी पर द्रव्यमान कैपिटल M होता है, इसकी त्रिज्या R होती है। ठीक है, तो ये द्रव्यमान और त्रिज्या हम देख सकते हैं पृथ्वी पर कैसे निकालेंगे 5.98 इंटू 10⁻24 होता है और त्रिज्या कितनी होती है 6.37 इंटू 10⁻6 होती है। चंद्रमा पर कितना होता है द्रव्यमान 7.36 इंटू 10⁻22 होता है और त्रिज्या कितनी होती है 1.74 इंटू 10⁻6 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं अगर हमको निकालना होगा तो। अगर हमको W तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जैसे भी निकालना है समीकरण में दे रखा है पूरा। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं अगर वस्तु का चंद्रमा पर भार 1 है तो पृथ्वी पर भाग उसका कितना होगा 6 होगा। ठीक है, तो वस्तु का चंद्रमा पर भार इंटू 1/6 इंटू इसका पृथ्वी पर भार होगा। ठीक है,
तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगले हेडिंग की ओर बढ़ते हैं, प्रणोद तथा दाब क्या होता है। प्रणोद और दाब क्या होता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं प्रणोद और दाब क्या होता है। तो बेसिकली क्या है, कुछ क्वेश्चन अराइज किए हैं यहाँ पे, जैसे ऊँट जो है रेगिस्तान में आसानी से कैसे चलता है, टैंक जो है सेना की टैंक जो होती है बहुत 1000 टन की होती हैं, तो वो एक चेन पर कैसे टिकी रहती हैं, ठीक है। ट्रक या फिर बस के टायर चौड़े क्यों होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन अराइज किए हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कुछ स्थितियाँ दी गई हैं। तो ये क्या है, किसी बुलेटिन बोर्ड पर आप एक चार्ट लगाना चाहते हैं, जैसे कि चित्र 10.3 में दर्शाया गया है। यह कार्य करने के लिए आपको ड्राइंग पिनों को अपने अंगूठे से दबाना होगा। इस अवस्था में आप पिन के शीर्ष चपटे भाग की सतह को के क्षेत्रफल पर बल लगाते हैं। यह बल बोर्ड की सतह पृथ्वी के लंबवत लगता है। यह बल पिन की नोक पर अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रफल पर लगता है, ठीक है। दूसरा स्थिति क्या दे रखी है, आप छिछले ढीले रेत पर खड़े हो, रेत में आपके पैर धंस जाते हैं, लेकिन आप अगर लेटे हैं तो आप नहीं धंसते हैं। तो ये बताया है सेकेंड वाले स्टेप में। तो आप पढ़ चुके हैं कि बाहर ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगने वाला बल है। यहाँ रेत की सतह के लंबवत बल लंबवत लग रहा है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं, ठीक है। जब आप स्थिर रेत पर खड़े होते हैं तो बल अर्थात आपके शरीर का भार आपके पैरों के क्षेत्रफल के बराबर लग रहा होता है, ठीक है। लेकिन आप वहीं जब लेट जाते हैं तो पूरे शरीर के क्षेत्रफल के बराबर लग रहा होता है, ठीक है। यही कारण है कि वो हम लोग जब लेटते हैं तब नहीं धंसते हैं, और जब पैरों पे खड़े होते हैं तब धंसते हैं रेत पर, ठीक है। क्योंकि इस प्रकार समान परिणाम बलों का भिन्न भिन्न क्षेत्रफलों पर भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उपरोक्त स्थिति में प्रणोद क्या है, समान है, लेकिन उसके प्रभाव अलग अलग है। इसलिए प्रणोद का प्रभाव उस क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जिस प्रभाव लगता है। रेत पर प्रणोद का प्रभाव लेटे हुए की अपेक्षा खड़े होने की स्थिति में अधिक है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं, ठीक है। दाब अगर हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, प्रणोद बाय क्षेत्रफल करेंगे तो हमारा दाब निकल आएगा, ठीक है। ऐसा है मात्रक इसका जो है प्रतिस्थापन करने पर हमें सह मात्रक प्राप्त होता है। यह मात्रक n/m² या n/m स्क्वायर है, ठीक है। n² हम ऐसे भी कर सकते हैं। वैज्ञानिक ब्लैस पास्कल के सम्मान में से दाब का सह मात्रक को क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं, जिसे पीए से दिखाया जाता है, ठीक है। विभिन्न क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद के प्रभाव को समझने के लिए आइए एक संख्यात्मक उदाहरण पर विचार करें, ठीक है। उदाहरण दे रखा है यहाँ पे, 2 गुटके दे रखे हैं लकड़ी के, एक को इस तरीके से लिटाया गया है और एक को इस तरीके से, ठीक है। इनके जो है 20 सेंटीमीटर इनका क्षेत्रफल जो है, वो सारी चीज़ें हैं। तो कैसे निकालेंगे इनका द्रव्यमान। लकड़ी की गुटके का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, ठीक है। इसकी भीमाएँ जो है 40, 20 और 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका भार जो है मेज की सतह पर प्रणोद लगता है। कैसे निकालेंगे, F/m/g, F=m/g हमने ऊपर पढ़ा था। तो F की ये कितना है, m 5 किलोग्राम है, और g कितना है 9.8 मीटर बस स्क्वायर है, ठीक है। तो हमारा n निकल आएगा 14 है, ठीक है। इसी तरह से अगर क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुना चौड़ाई, हमारा वो भी निकल आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अब देखते हैं तरलों में दाब। सभी मतलब तरलों में दाब यानी इसका मतलब है कि हम जैसे कोई भी तरल है उस पर दाब जो लगता है, ठीक है। सभी द्रव या गैस तरल है, ठोस अपने भार के कारण किसी सतह पर दाब लगाता है। इसी प्रकार तरलों में भी भार होता है, ठीक है, तथा वे जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसके आधार पर दीवारों पर लगाते हैं, ठीक है। किसी परिरुद्ध द्रव्यमान के तरल पर लगने वाला दाब सभी दिशाओं में बिना घटे संचरित हो जाता है। तो यही तरल में दाब है। उत्प्लावकता की बात करें तो उत्प्लावकता यानी कि जैसे कोई पानी वगैरह है, हम उस पर जो है स्वयं को क्या करते हैं, हल्का फील करते हैं। और अगर हम कुएं से पानी निकाल रहे हैं तो जैसे ही बाल्टी कुएं के बाहर आती है तो हमको भारी लगती है, ठीक है। और जो है बड़े बड़े जहाज लोहे के जो होते हैं वो तैरते हैं समुद्रों पे, लेकिन एक कील जो है वो डूब जाती है। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो इसी के कारण होती है। प्लास्टिक की एक खाली बोतल अगर हम लेते हैं उसको हम क्या करते हैं, उसको हम अगर बाल्टी में दबाने की कोशिश करते हैं, बाल्टी से भरा हुआ पानी है कोई, सॉरी पानी से भरा हुआ बाल्टी है कोई, तो उसमें हम दबाते हैं तो क्या होता है, बेसिकली वो ऊपर की ओर आता है, यानी ऊपर की ओर कोई फोर्स लगता है। वही ये चीज़ है ऊर्ध्वप्लावन, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं उसमें। अगला हम देखते हैं पानी की सतह पर रखे हुए वस्तुएं तैरती या डूबती क्यों है, ठीक है।
तो ये होता है उनके बेसिकली द्रव्यमान के कारण। ठीक है, तो बेसिकली हमें पता है कि पृथ्वी क्या करती है, गुरुत्वाकर्षण बल की से हर चीज़ को अपने ओर को खींचती है। ठीक है, पानी की कील पर उत्प्लावन बल लगता है, इसे ऊपर की दिशा में धकेलता है, लेकिन कील नीचे की ओर आने लगता है। ये उत्प्लावन बल से अधिक है, इसलिए यह डूब जाती है। ठीक है, अगर वही हम कॉर्क को देखें तो वो नहीं डूबता है क्योंकि वो कम है। ठीक है, यही कारण है कील डूब जाता है और वो नहीं डूबता है, क्योंकि इनका जो घनत्व होता है, इस प्रकार द्रव में घनत्व कम घनत्व वाली वस्तुएं क्या होती हैं, द्रव पर तैरती हैं, और जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो डूब जाएगी। ठीक है, यही कारण है। आर्किमिडीज का सिद्धांत देखते हैं। तो आर्किमिडीज ने क्या किया था, बेसिकली इस तरीके की उन्होंने एक पत्थर को जो है रस्सी से बांधा था और उसको पानी में इस तरीके से डुबाने की कोशिश की थी। तो उन्होंने क्या देखा था कि पत्थर को धीरे धीरे नीचे ले जाते हैं तो डोरी की लंबाई या तुला के पाठ्यक्रम में भी कमी आती है। ठीक है, यद्यपि जब पत्थर पानी में पूरी तरह डूब जाता है तो उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। डोरी प्रसार या तुला के माप में कमी से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? हम जानते हैं कि रबड़ की डोरी की लंबाई में परिवर्तन या तुला के पाठ्यक्रम में वृद्धि पत्थर के भार के कारण होती है, क्योंकि पत्थर पानी में डूबने पर इसकी वृद्धियों में कमी आती है। इसका अर्थ है कि पत्थर पर ऊपर की दिशा में कोई बल लगता है, इसके परिणाम स्वरूप रबर की डोरी पर लगने वाला नेट बल कम हो जाता है, इसलिए इसकी लंबाई में वृद्धि में कमी आ जाती है, जैसे कि पहले की चर्चा हो चुकी है। ठीक है, तो पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया यह बल उत्प्लावन बल कहलाता है, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, किसी वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल का परिमाण कितना होता है, किसी एक ही वस्तु के लिए यह सभी तरलों के समान होता है? क्या किसी दिए गए तरल में सभी वस्तुएं समान उत्प्लावन बल का अनुभव करती हैं? इस प्रश्नों का उत्तर आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा प्राप्त होता है, जिसको निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊपर की दिशा की ओर में एक बल का अनुभव करती है। ठीक है, यह जो है उस बल के द्वारा जो वो तरल हटाया जाता है ना, उसके भार के बराबर होता है, ये बल जो उसमें लगता है। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट है इसमें। आर्किमिडीज के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। आर्किमिडीज एक ग्रीक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक सिद्धांत की खोज की थी, वही उन्हीं के नाम पर वो सिद्धांत जो है विख्यात है। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत जिसे हम जानते हैं। तो यह सिद्धांत उन्होंने देखने के बाद खोजा कि नहाने के टब में घुसने के बाद पानी बाहर निकलने लगता है। ठीक है, वे सड़कों पर यूरेका यूरेका कहते हुए चिल्लाए, जिसका अर्थ था मैंने पा लिया। इस ज्ञान का उपयोग उन्होंने राजा के मुकुट में उपयोग हुए सोने की शुद्धता को मापने के लिए किया। उन्होंने यांत्रिकी तथा ज्यामिति के किए गए कार्यों ने उन्हें प्रसिद्ध कर दिया। ठीक है, उत्तोलक, घिरनी तथा पहिए और धुरी के विषय में उन्हें ज्ञान ने ग्रीक सेना को रोमन सेना के विरुद्ध लड़ाई में बहुत सहायता की। ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत में बहुत से अनुप्रयोग हैं। यह जलयान तथा पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में काम आता है। दुग्धमापी जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता को जांच करने के लिए प्रयुक्त होता है, तथा हाइड्रोमीटर जो द्रव्यों के घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त होता है, इसी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, एक तुला अपेक्षित घनत्व की बात करें तो हम जानते हैं कि वस्तु का घनत्व उसके प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर है। ठीक है, विशिष्ट परिस्थितियों में इसका किसी पदार्थ का घनत्व जो है सदैव समान रहता है, अतः किसी पदार्थ का घनत्व उस एक लाक्षणिक गुण होता है, यह भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए सोने का घनत्व कितना होता है? 19,300 किलोग्राम प्रति घनत्व। ठीक है, मीटर प्रति घन। तो जबकि पानी का कितना होता है? 1000 किलोग्राम प्रति घन। ठीक है, मीटर प्रति घन। तो किसी पदार्थ के नमूने का घनत्व उस पदार्थ की शुद्धता जांचने में सहायता कर सकता है। ठीक है, प्रायः किसी पदार्थ के घनत्व को पानी के घनत्व की तुलना में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व उस पदार्थ का घनत्व व पानी के घनत्व का अनुपात है, अर्थात अपेक्षित घनत्व अगर हमें निकालना होगा तो किसी पदार्थ का घनत्व बाय पानी का घनत्व हम करेंगे। जैसे कि यहाँ पे चांदी का दे रखा है। ठीक है, तो चांदी का घनत्व बाय पानी का घनत्व करेंगे तो हमें इसका मिल जाएगा। तो अभी समरी देखते हैं इसकी। समरी क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे वो विश्व में कहीं भी हो। इस प्रकार के नियम सार्वत्रिक नियम कहलाते हैं।
ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण का एक क्षीण बल है जब तक कि बहुत अधिक द्रव्यमान वाले पिंड संबद्ध न हो। ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल, थर्ड पॉइंट है, पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर कम हो जाता है, पृथ्वी तल से विभिन्न स्थानों पर परिवर्तित हो जाता है, इसका मान ध्रुवों में विषुवत वृत्त की ओर घटता जाता है। ठीक है। किसी वस्तु का भार बल है, वह बल है जो पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। किसी वस्तु का भार द्रव्यमान तक गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है। किसी वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर क्या होता है, भिन्न भिन्न हो सकता है, किंतु द्रव्यमान एक जैसा ही होता है। ठीक है। सभी वस्तुएं किसी तरल में डुबोने पर उत्प्लावन बल का अनुभव करती हैं। उत्प्लावन में जो ऊपर की ओर एक बल लगता है। ठीक है। जिस द्रव में वस्तुओं को डुबाया जाता है उसके घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव के स्तर पर तैरती हैं। यदि वस्तु का घनत्व डुबोए जाने वाले द्रव से अधिक है तो वे द्रव में डूब जाती हैं। ठीक है। तो ये है।